हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को समझाना है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जिसको कह सकते हैं, या फिर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है वो भी हो सकती हैं। तो इसको सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर एज वेल एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। किसका खर्चा? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकती है, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं। और गवर्नमेंट खर्चा क्यों करती है? अपना एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए और कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन of the government is not only desired but almost an essential element of the planned programs of development in the less developed countries or underdeveloped countries। तो जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट की थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर कि सरकार खर्चा करके डायरेक्टली इंजेक्ट करती है पैसे इकोनॉमी में, ये डिजायरेबल तो होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं अगर अंडर डेवलप कंट्रीज या लीस्ट डेवलप कंट्रीज की बात की जाए। तो केन्स काफ़ी ज़्यादा फेवर में था कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए, तभी गवर्नमेंट जो है वो डिप्रेशन या रिसेशन से अपने आप को बाहर निकाल सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये मैं टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के कई टाइप्स लेके आऊँगा, मगर इस वीडियो में हम डिस्कस सिर्फ करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच डू नॉट क्रिएट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने खर्चा किया मगर गवर्नमेंट का कोई एसेट नहीं बना। लाइक ओल्ड एज पेंशन, जब भी ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट के कोई एसेट्स नहीं बनते। सैलरीज देती है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो कोई एसेट्स नहीं बनता, या स्कॉलरशिप्स वगैरह देती है तो कोई गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट नहीं होता। और दूसरी तरफ डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने पैसा खर्च तो कर दिया मगर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम नहीं हुई। लाइबिलिटी कम कब होती? जब गवर्नमेंट ने अपने जो लोन्स हैं वो रीपे किए होते। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट पैसा खर्च तो कर देती है मगर गवर्नमेंट के ना ही एसेट्स क्रिएट होते हैं, मतलब ना ही कोई एसेट बनाया सरकार ने और ना ही कोई लाइबिलिटी को कम किया। ठीक है। टू सम अप we can say that revenue expenditure refers to the estimated expenditure of the government in a fiscal year which neither creates assets nor cause reduction in the liability। तो अगर इसको सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट का एक ऐसा एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होता है एक फिस्कल ईयर में। फिस्कल ईयर कब से होता है इंडिया में? फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। तो जिसके अंदर सरकार खर्चा करती है और वो खर्चा ना ही सरकार का एसेट क्रिएट करेगा और ना ही सरकार के ऊपर जो लाइबिलिटी चढ़ी हुई है उसको रिड्यूस करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सीरीज चल रही है टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर की। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक और टाइप है जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। तो ये वो खर्चा है सरकार का जो गवर्नमेंट के लिए एसेट्स क्रिएट करता है, लाइक परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ द डोमेस्टिक कॉर्पोरेशंस और एमएनसीज बाय द गवर्नमेंट एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट इसके अंदर क्या करती है? क्या पता कोई कंपनी के शेयर्स खरीद ले, कोई कंपनी बना ले। ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉजेज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तो ये जो खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐसा खर्चा है गवर्नमेंट का कि या तो गवर्नमेंट इस खर्चे से एसेट्स बनाती है अपने, या फिर जो पुरानी लाइबिलिटीज गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ी हुई हैं उनको उतारती है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स करती है। ठीक है। मगर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो टोटली इससे अपोजिट होता है। तो इसको सम अप करते हैं। टू सम अप वी कैन से दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर विच ईदर क्रिएट्स एसेट्स और कॉज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का जो कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, जो कि बजट का पार्ट है तो एस्टिमेटेड ही होगा ना। ठीक है। इन अ फिस्कल ईयर मतलब इन 1 ईयर, इंडिया में फिस्कल ईयर 1 साल का होता है, जो कि या तो सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए एसेट्स क्रिएट करता है या फिर गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज है उसे रिड्यूस करता है। आई
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और हम करें टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इसमें एक टाइप आ जाता है जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कई बुक्स में इसको डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, इसको हम प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो खर्चा है जो कि गवर्नमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए करती है इकोनॉमी के अंदर। इट रिजल्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इस टाइप के खर्चे की वजह से जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकोनॉमी की वो बढ़ जाती है। इसमें क्या क्या आ जाता है? दिस इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जो गवर्नमेंट एजुकेशन वगैरह के ऊपर, स्कूल कॉलेजेस के ऊपर खर्चा करती है, हेल्थ के ऊपर, हॉस्पिटल्स वगैरह के ऊपर करती है, इंडस्ट्रीज के ऊपर करती है, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, कैनाल्स, रूरल डेवलपमेंट, वाटर वर्क्स, जनरेशन ऑफ पावर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सब के ऊपर जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, उसे प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर या फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के एक्सपेंडिचर से जो प्रोडक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो एफिशिएंसी है वो पहले से ज़्यादा होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के क्या क्या होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इसमें फर्स्ट टाइप आ जाता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है वो है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट रिलेट्स टू नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, वो किस चीज से डील करता है? नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज से, वो एक्टिविटीज जो डेवलपमेंट नहीं करती गवर्नमेंट की। इट डज नॉट रेज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द नेशन। इस टाइप के खर्चे से जो नेशन है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ती। दिस इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एंड मिलिट्री, लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली इसमें वो सारे खर्चे आ जाते हैं जो कि गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए करती है, या फिर पुलिस और मिलिट्री के ऊपर करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे करती है, या फिर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस पे करती है, या जो लोन्स लिए हैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो पैसा खर्च करती है, या फिर ओल्ड एज पेंशंस के ऊपर पैसा खर्च करती है। तो इस टाइप के खर्चे से जो कंट्री है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ती। तो इस टाइप के खर्चे को कहा जाता है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें आज जो टाइप मैं डिस्कस करूंगा वो है प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो चलिए शुरू करते हैं, ये क्या होता है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन द प्रीव्यू ऑफ इट्स प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि गवर्नमेंट करती है किस चीज के ऊपर? जो गवर्नमेंट ने पहले से प्लान बना के रखा हुआ है। गवर्नमेंट जो प्लान बनाती है, जो प्लानिंग की जो अथॉरिटी होती है, जो भी वो प्लान बनाती है गवर्नमेंट की कि आने वाले टाइम पे ऐसे ऐसे खर्चा करेंगे, उसके हिसाब से जो भी गवर्नमेंट खर्च करती है उसे प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। दिस इंक्लूड्स बोथ कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट और प्लानिंग कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली इसमें वो सारा का सारा खर्चा आ जाता है जो कि गवर्नमेंट कंजम्पशन पे करती है या इन्वेस्टमेंट पे करती है, या फिर गवर्नमेंट की जो प्लानिंग अथॉरिटी है उसका खर्चा वो जहां जहां पे खर्च करती है। वो भी क्योंकि प्लानिंग की जो अथॉरिटी है, जो इंडिया में नीति आयोग है, 2014 से पहले उसका नाम प्लानिंग कमीशन था। तो प्लानिंग मतलब हिंदी में नीति कहते हैं, कमीशन मतलब आयोग। तो बस हिंदी टू इंग्लिश चेंज हो गया 2014 के बाद, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में प्लान्ड एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट खर्चा करती है प्लान करके, ठीक है। कंजम्पशन के ऊपर भी खर्चा कर सकती है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कर सकती है। एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, पावर, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक यूटिलिटी like health and education of some are some notable examples of प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो अगर गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि उसने एग्रीकल्चर को अच्छा करना है, कैनाल्स वगैरह बनाने या बिजली प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए कोई डैम वगैरह बनाना है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है या इंडस्ट्री करनी है, तो जो भी टाइप का गवर्नमेंट ने प्लान बनाया हुआ है उस प्लान को लागू करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है उसे प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा टाइप, उसका नाम है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दिस रेफर्स टू ऑल सच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स विच हैपन्स टू बी बियॉन्ड द प्रीव्यू
प्रीव्यू ऑफ इट्स प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट के वो सारे खर्चे जो गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किए हुए थे, अनफोर्सीन टाइप, एकदम से सामने आ गए, तो जो प्लानिंग के प्रीव्यू के बाहर कोई भी खर्चा हो जाता है तो उसे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। दिस इंक्लूड्स बोथ द कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अंदर भी गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाता है। दिस इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एज वेल एज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स बाय द गवर्नमेंट। तो इसके अंदर अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दे दी, अचानक से कोई डिफेंस के ऊपर खर्चा करना पड़ गया, या लॉ एंड ऑर्डर पे अचानक से खर्चा हो गया, या रेट ऑफ इंटरेस्ट अनप्लान्ड सा था, प्लान नहीं था कि देना है या नहीं देना, उसके ऊपर जो लोन लिया उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ गया, समझ की बात। तो वो सारा खर्चा जो गवर्नमेंट का हो और वो प्लान्ड प्रीव्यू से बाहर हो, मतलब उसने प्लान नहीं किया था, अचानक से करना पड़ गया, तो उसको हम कहते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आई होप ये। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और टॉपिक है टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंडर ट्रांसफरेबल पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ट्रांसफरेबल पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। इट रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट विच इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट का ये वो खर्चा होता है जो कि गवर्नमेंट खर्च तो कर देती है मगर इससे ना ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते, ना ही नई इनकम जनरेट होती। ठीक है, ध्यान से सुनना, ना ही कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे, ना ही कोई न्यू इनकम जनरेट हो रही है। दिस एक्सपेंडिचर कॉजेज ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स। इसमें क्या होता है, सिंपली गवर्नमेंट जो है खर्चा करती है और कुछ पैसा ट्रांसफर कर देती है अपनी जेब से इंडिविजुअल की जेब में या हाउस होल्ड की जेब में। अकॉर्डिंगली दिस एक्सपेंडिचर टेंड टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो चेंज हो जाता है। इसमें कौन सा पैसा आ जाता है, लाइक स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बाय द गवर्नमेंट आर टू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गरीबों के ऊपर उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे देती है, स्कॉलरशिप दे देती है और कई वेलफेयर एक्टिविटीज के थ्रू पैसा पास ऑन कर देती है ताकि गरीब भी ज्यादा गरीब ना रहे, थोड़ा सा अमीर हो जाए। ठीक है, तो ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर, इसको कॉमनली ट्रांसफर एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। गवर्नमेंट का वो खर्चा है जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के ऊपर नहीं खर्च करती, बल्कि वो हाउस होल्ड सेक्टर को पास ऑन करती है ताकि उनकी वेलफेयर की जा सके। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और टाइप्स चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में नॉन ट्रांसफरेबल पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होता है। नॉन ट्रांसफरेबल पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। तो बेसिकली ये सरकार का वो खर्चा है जिसमें गवर्नमेंट एक्सचेंज तो करती है पैसे का, मगर उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है या जनरेशन होती है। तो जो प्रोफेसर पीगो है उन्होंने क्या कहा है, प्रोफेसर पीगो कॉल्स दिस एक्सपेंडिचर एज रियल एक्सपेंडिचर। उन्होंने इसको, इस टाइप के खर्चे को, नॉन ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर को रियल एक्सपेंडिचर कहा था। This includes mainly the payments made by the government on the use of factor services for production activities। तो उन्होंने कहा था कि इस टाइप के खर्चे में वो सारे खर्चे आ जाते हैं जो कि गवर्नमेंट पे करती है। किस लिए, ताकि गवर्नमेंट ने जो हाउस होल्ड सेक्टर की जो फैक्टर सर्विसेज यूज की हैं काम करवाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करवाने के लिए, उसके बदले जो भी सरकार पैसा देती है उसे नॉन ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन आर्मामेंट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन ट्रांसफरेबल पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आर्मामेंट्स के ऊपर जो पैसा सरकार खर्च करती है या फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ के ऊपर या रेलवे के ऊपर खर्चा करती है वो। तो बेसिकली जब भी गवर्नमेंट कोई काम करवाती है और उस काम करवाने के बदले कोई गुड या सर्विस जनरेट करवाती है, प्रोड्यूस कराती है, उसके बदले जो भी पैसा देती है उसे नॉन ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और क्वेश्चन चल रहा है टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे करंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज मेट आउट ऑफ द करंट रेवेन्यू and it does not lead to creation of some capital assets। तो बेसिकली करंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि सरकार करंट रेवेन्यू में से निकालती है, आज के आमदनी में से आज का खर्चा निकालेगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आज का मतलब आज ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड होता है ना। तो करंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट करंट रेवेन्यू से जनरेट करती है और इसके बदले कोई भी कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं किया जाता। तो इसमें क्या आ जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस,
एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ करंट एक्सपेंडिचर। तो जो भी सरकार खर्चा करती है अपने डिफेंस के ऊपर या अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा करती है उसे करंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस के एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें फर्स्ट पॉइंट कई टाइप्स हैं, इसमें ये वाला टाइप जो मैंने आज डिस्कस करना है इसका नाम है प्राइमरी एक्सपेंडिचर। तो ये क्या होता है? प्राइमरी एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंट्री। ये वो खर्चा है जो किसी भी कंट्री के लिए एग्जिस्ट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कौन कौन से खर्चे आ जाते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन आर द प्राइमरी एक्सपेंडिचर्स। अगर किसी भी कंट्री ने सर्वाइव करना है तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनाना तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। और डिफेंस का जो सिस्टम है वो बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो डिफेंस के ऊपर और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है उसे प्राइमरी एक्सपेंडिचर कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्राइमरी एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि कंट्री की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें एक टाइप जो आज कवर करेंगे उसका नाम है सेकेंडरी एक्सपेंडिचर। तो क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। सेकेंडरी एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज मेंट फॉर अचीविंग वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो सेकेंडरी एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है कंट्री का जिससे वेलफेयर और डेवलपमेंट को हासिल किया जाता है। जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है वेलफेयर के ऊपर या डेवलपमेंट के ऊपर उसे हम सेकेंडरी एक्सपेंडिचर कहते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यू टू द एरा ऑफ वेलफेयर स्टेट्स। आजकल के टाइम पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई कंट्री एक वेलफेयर स्टेट की तरह सामने आना चाहती है और अपने सिटीजन्स को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर फंक्शंस देना चाहती है। तो सेकेंडरी एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो खर्चा जो कि गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के ऊपर करती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर। हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें प्रोग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है ये करेंगे। Progressive public expenditure is that expenditure in which higher income bracket people get less benefit out of the government expenditure। ये एक ऐसा गवर्नमेंट का खर्चा है जिसमें जो अमीर लोग हैं उनको कम बेनिफिट होता है और जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसमें कौन सा खर्चा आ जाता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, फेयर प्राइस शॉप्स एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, कोई सरकारी हॉस्पिटल बनाती है या सरकारी स्कूल्स बनाती है या फिर कोई फेयर प्राइस शॉप्स खोलती है, राशन की दुकानें वगैरह खोलती है, उसमें फायदा किसका होता है? गरीबों का ही फायदा होता है ना। अमीरों का तो कम से कम फायदा होता है क्योंकि अमीरों के पास पैसे हैं, वो तो प्राइवेटली भी काम कर सकते हैं। तो प्रोग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का जिसमें जो हायर इनकम वाले लोग हैं उनको कम बेनिफिट होता है और जो लोअर इनकम वाले लोग हैं उनको ज्यादा बेनिफिट होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर। हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें आज डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शनल पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। प्रोपोर्शनल पब्लिक एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच बेनिफिटेड प्रोपोर्शनेटली इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। तो सिंपल वर्ड्स में प्रोपोर्शनल पब्लिक एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का जिसमें बेनिफिट सबको होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर को बेनिफिट होगा या गरीब को नहीं होगा या गरीब को होगा अमीर को नहीं होगा। तो ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें प्रोपोर्शनेटली सबको बेनिफिट होता है। अ फिक्स्ड परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी हैविंग प्रोपोर्शनल इफेक्ट on every employee is the example of proportional और प्रोपोर्शनेट पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर इसका एग्जांपल लेना है तो मान लो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लगे हैं सबकी तनख्वाह 10% बढ़ गई तो सरकार का खर्चा तो बढ़ गया मगर अमीर को भी उतना ही फायदा हुआ प्रोपोर्शनेटली जितना गरीब को फायदा हुआ। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी गवर्नमेंट डियरनेस अलाउंस देती है या फिर कोई ऐसा अलाउंस देती है जो सारे के सारे एम्प्लॉयज के लिए होता है, चाहे वो लो लेवल पे काम कर रहे हैं चाहे वो हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, तो सबको प्रोपोर्शनेटली सेम बेनिफिट होता है। इस टाइप के खर्चे को हम प्रोपोर्शनल पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा रिग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर। हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें आज डिस्कस करेंगे रिग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। रिग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर इन विच हायर इनकम ब्रैकेट पीपल गेट मोर बेनिफिट्स आउट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये एक इस टाइप का खर्चा है जिसमें गवर्नमेंट के खर्चे की वजह से जो हायर इनकम ब्रैकेट वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को फायदा होता है और गरीबों को फायदा नहीं होता। रिग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर
कॉजेज इनकम इनइक्वालिटीज ऑफ द सोसाइटी। इनकी वजह से इनकम इनइक्वालिटीज आती हैं, ठीक है। तो इस टाइप में कौन से टाइप के खर्चे हो जाते हैं जिसमें जो अमीर को ही फायदा होता है और गरीब को फायदा बिल्कुल नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट ने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट डील पे साइन कर लिया, जो सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अमीर लोग ही करते हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, या गवर्नमेंट कोई ऐसा खर्चा करके ऐसे प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रही है जिसमें सिर्फ अमीरों का पैसा बन रहा है और गरीबों का पैसा नहीं बन रहा। इस टाइप के खर्चे को हम रिग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। कंक्लूड करता हूँ, ये वो खर्चा होता है गवर्नमेंट का जिसमें सिर्फ अमीरों को पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, अमीरों के फायदे होते हैं और गरीबों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप के खर्चे को हम रिग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जब भी गवर्नमेंट इस टाइप का खर्चा करती है तो इनइक्वालिटीज इकोनॉमी में आनी ही आनी है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और टॉपिक है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि किसी भी कंट्री में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसकी क्या खासियत हो सकती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर की, इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट है इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सिंपल सी बात है, जब भी गवर्नमेंट खर्चा करेगी देश की तरक्की वगैरह के लिए तो ग्रोथ तो आनी है ना। पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सबको पता है कि जब भी गवर्नमेंट खर्चा करती है तो जो स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पहले से ज्यादा हो जाती है। दिस इज ऑफ यूनिक इंपॉर्टेंस पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया। तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ऐसी ऐसी कंट्रीज के लिए तो जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़रूरी है। पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द सोशल ओवरहेड कॉस्ट, जिसको एसओसी कहते हैं। सोशल ओवरहेड कॉस्ट बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, कैनाल्स विच आर प्री रिक्विसाइट फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो बेसिकली जब सरकार खर्चा करेगी तो सरकार क्या करेगी, सोशल ओवरहेड कॉस्ट जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वो बनाएगी, जैसे रोड्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, कैनाल्स बनाएगी, ये सारी चीज़ें बनाएगी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पहले से बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज इकोनॉमिक वेलफेयर। जब भी गवर्नमेंट खर्चा करती है तो इकोनॉमिक वेलफेयर पहले से ज्यादा हो जाता है। दिस हैपन्स पर्टिकुलरली व्हेन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉवर्टी एरेडिकेशन एज वेल एज हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द पोरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है गरीबी को हटाने में या फिर गरीबों को एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज देने में, सिर्फ तभी वेलफेयर हो पाती है। सच एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड देयर बाय प्रमोट सोशल जस्टिस। तो जब भी सरकार इस टाइप का खर्चा करती है जिससे गरीबी कम हो या फिर गरीबों को मेडिकल फैसिलिटीज या एजुकेशन फैसिलिटीज देने का प्रोग्राम करेगी तो उससे क्या होगा, सोशल जस्टिस आएगा और इनइक्वालिटीज होंगी, तभी सिर्फ इकोनॉमिक वेलफेयर कहा जा सकता है। थर्ड आ जाता है करेक्ट्स डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर करेक्ट्स डिप्रेशन एंड चेक्स अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार खर्चा करेगी तो डिप्रेशन से इकोनॉमी को निकाला जा सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को चेक किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू जेएम केन्स, डिप्रेशन कैन बी करेक्टेड बाय इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर विच एनहांस एग्रीगेट डिमांड। जो केन्स हैं बहुत मशहूर मैक्रो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, आपको पता है उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट हमेशा इंटरवीन करनी चाहिए इकोनॉमी में, और जब भी डिप्रेशन या रिसेशन का टाइम आता है या अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ही इस सारी सिचुएशन को सही किया जा सकता है। ड्यूरिंग डिप्रेशंस द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू स्टेप अप इट्स एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो कहते थे कि जब भी डिप्रेशन आ जाएगा या अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी तो गवर्नमेंट को अपने जो पब्लिक वर्क्स हैं लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस वगैरह ये बनाने शुरू कर देने चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, पैसा इकोनॉमी में फ्लो होना शुरू हो जाता है और लोगों को जॉब्स मिलनी शुरू हो जाती हैं और एग्रीगेट डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से डिप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, ठीक है। Public expenditure plays an important role in reducing the regional and individual inequalities. जब भी गवर्नमेंट खर्चा करती है तो इनइक्वालिटीज को दूर किया जा सकता है। इनइक्वालिटीज दो टाइप की होती हैं, एक तो इंडिविजुअल इनइक्वालिटीज कि गरीबों पे खर्चा करेगा तो कम हो जाएगी इनइक्वालिटी इंडिविजुअल लेवल पे, और रीजनल इनइक्वालिटी मतलब कुछ रीजन्स पिछड़े हुए हैं कंट्री में, कुछ रीजन्स एडवांस्ड हैं, तो जो पिछड़े हुए रीजन्स हैं, जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, उन पे सरकार खर्चा करेगी तो उनको भी डेवलप कर सकती है।
पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू डेवलप द बैकवर्ड रीजन्स, जैसा कि मैंने कहा था। इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या पुअर सेक्शन इज प्रमोटेड थ्रू द ट्रांसफर पेमेंट। सरकार जो गरीब लोग हैं उनको ट्रांसफर पेमेंट दे सकती है, जैसे सब्सिडाइज फूड, सस्ते में खाना दे सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे सकती है या स्कॉलरशिप दे सकती है, मेडिकल फैसिलिटीज दे सकती है, जिससे वो गरीबी से निकल सकते हैं। तो कहने की बात, गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इससे वेलफेयर होती है, इससे डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और इससे इनइक्वालिटीज को भी चेक किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर, और जो टॉपिक हम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जिस हिसाब से मैंने लिखा है आपने उसी हिसाब से पेपर में लिखना है। कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कैनन्स होता है प्रिंसिपल्स, बेसिकली क्या असूल होने चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर पब्लिक एक्सपेंडिचर बेस्ड होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिस्ट हैव प्रोपाउंडेड सेवरल प्रिंसिपल्स सजेस्टिंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ गेन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कई इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने कई प्रिंसिपल्स दिए कि इस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ गेन्स हासिल कर सकें, मतलब मैक्सिमम फायदा उठा सकें पब्लिक एक्सपेंडिचर्स का। दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इन उसूलों को, इन प्रिंसिपल्स को कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। सम ऑफ दीज आर डिस्कस्ड एज अंडर। उनमें में से कुछ हमने नीचे डिस्कस किए हुए हैं। तो सबसे पहला आ जाता है कैनन ऑफ बेनिफिट। तो चलिए शुरू करते हैं। Public expenditure should be made in such a way that society gets major benefit, which in turn may increase production, protect against the external aggression, maintain the internal order and may possibly reduce the economic inequalities। तो कैनन ऑफ बेनिफिट ये कहता है कि गवर्नमेंट को अपना खर्चा इस हिसाब से करना चाहिए कि पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो। मतलब ऐसी जगह पे खर्च करना चाहिए जहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ऐसी जगह पे खर्च करना चाहिए जहाँ पे एक्सटर्नल एग्रेशन से हम बच जाएं, मतलब डिफेंस वगैरह के ऊपर। ऐसी जगह पे खर्चा करना चाहिए जहाँ पे इंटरनल ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और ऐसी जगह पे खर्च करें जहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो हैं वो रिड्यूस होनी चाहिए। Achievement of these objectives can be possible only when public expenditure is made not for an individual or a class but for whole society। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम तभी हासिल कर सकते हैं जब जो भी गवर्नमेंट का खर्चा है वो किसी एक इंडिविजुअल या एक क्लास के ऊपर ना खर्च किया जाए बल्कि पूरी सोसाइटी के ऊपर खर्च किया जाए। तो बेसिकली ये पॉइंट कहता है, कैनन ऑफ बेनिफिट कहता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी की बेनिफिट के लिए खर्चा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैनन ऑफ इकोनॉमी। While making public expenditure, it should be kept in mind that extravagance is staved off and public expenditure should be made on such activities as may increase production capacity of the country। गला बैठ गया बोल बोल के। सिंपल वर्ड्स में कैनन ऑफ इकोनॉमी कहता है कि गवर्नमेंट को अपना खर्चा ऐसी ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ पे जो एक्स्ट्रावेगेंस है, फालतू का खर्चा है, फजूल खर्चा है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ऐसी एक्टिविटीज़ पे खर्चा करना चाहिए जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं। ठीक है, वाइल मेकिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट देयर इज द लीस्ट मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड्स। जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा हो तो इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए कि जो पब्लिक फंड्स हैं, जो सरकारी पैसा है, उसका मिसयूज ना हो, कोई ठगी ना हो, कहीं पैसा इधर से उधर ना हो जाए। ठीक है, एवरी इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी मीन्स ये जो कैनन ऑफ इकोनॉमी है इसका मतलब है, ठीक है, ये जो इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स नॉट मेयरली इन इफेक्टिंग इकोनॉमीज इन एक्सपेंडिचर बट इन डेवलपिंग रेवेन्यू। सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमी, यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है उसका पैसा बचा लिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू के नए नए सोर्सेज भी डेवलप किए जाएं। अब आप खुद सोचो, एक तो पैसा बचेगा, फालतू खर्चा नहीं होगा, कम से कम पैसे में प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होएगी, तो रेवेन्यू रिसोर्सेज भी तो बढ़ेंगे ना। तो सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को सम अप करना है, कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब फजूल खर्चे से बचे सरकार, और फालतू का खर्चा ना करे, ऐसी जगह खर्चा करे जहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। थर्ड आ जाओ, कैनन ऑफ सैंक्शन। This canon implies that whatever expenditure is made, it should be made after prior approval of the competent authority। हर एक कंट्री में गवर्नमेंट का जब भी खर्चा होना होता है एक अथॉरिटी बनाई जाती है, सैंक्शन कमेटी बनाई जाती है। जब हम एक्सपेंडिचर करना चाहेंगे कोई भी डिपार्टमेंट, वो उस सैंक्शन कमेटी के पास जाता है और उसको बताता है कि ये खर्चा मैंने करना है, इसके फ़ायदे ये हैं, नुकसान ये है। अगर वो सैंक्शन कमेटी सही मानती है
तो वो खर्चा करने देगी, परमिशन दे देगी। अगर वो सही नहीं मानती तो वो खर्चा करने की परमिशन नहीं देगी। ठीक है, तो हर एक कंट्री में सैंक्शन कमेटी होनी चाहिए, हर एक कंट्री में होती भी है। और आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि सैंक्शन कमेटी वाले भी कई बार मिले होते हैं। ठीक है ना। तो ये कैनन और क्या कहता है, वन ऑफ इट्स बेनिफिट इज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द अमाउंट स्पेंट इज प्रॉपरली एग्जामिन्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। तो जो भी सैंक्शन कमेटी बनाई जाएगी वो प्रॉपरली चेक करेगी कि इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके नुकसान क्या क्या हैं। सेकेंडली, बेनिफिट इज दैट वाइल स्पेंडिंग द सोशल वेल्थ नो ऑफिशियल कैन एक्ट आर्बिट्रेरली। जब भी सरकारी पैसा खर्च कर रहे हैं तो कोई भी बंदा, मतलब कोई भी ऑफिसर अपनी मनमर्जी के लिए खर्चा ना करे। सैंक्शन कमेटी होनी चाहिए। सैंक्शन कमेटी अगर देखेगी फायदा हो रहा है तभी वो खर्चा करने दे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो एक चंडीगढ़ में जो हाईली ऑफिशियल्स होते हैं, जो आईएएस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में टॉप के लेवल पे बैठे होते हैं, उनके घर का काफ़ी साल पहले की बात है, अखबार में आया था कि वो रिटायर हुए और उनके घर पे जो फालतू का खर्चा हुआ पड़ा था वो दिखाया कि भाई इतने इतने लाख खर्चा हो गया, इतने इतने लाख का सिंक है, इतने इतने लाख का बाथरूम बनाए, इतने इतने लाख उन्होंने वैसे लगाए। तो कहने की बात यह है कि वो सरकारी खर्चे के पैसे में से ही सैंक्शन कमेटी वालों को भी पैसे खिला खिला के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो फालतू का खर्चा करते रहते हैं। समझ गए बात। तो यहाँ मैं आपको पढ़ा तो बहुत कुछ रहा हूँ, मगर ये टेक्निकली तो ऐसा ही होना चाहिए, मगर ऐसा होता है नहीं होता वो आगे की बात है। आफ्टर द एलोकेशन ऑफ मनी एवरी ऑफिशियल मस्ट एंश्योर वेदर द अलॉटेड मनी इज बीइंग स्पेंट एफिशिएंटली एंड ऑनेस्टली ऑन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स। एक बार पैसा सैंक्शन हो गया तो हर एक जो ऑफिशियल है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पैसा आया है उसके पास, वो जिस काम के लिए आया है वो एफिशिएंटली और ऑनेस्टली उसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगना चाहिए, जैसा कि ज़्यादातर नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल टू मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर द प्रॉपर ऑडिटिंग ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये भी अरेंजमेंट करवाया जाता है कि जिस जिस डिपार्टमेंट को जितना जितना पैसा गया है उस पैसे का ऑडिट हो और पूरा हिसाब किताब दिया जाए कि इतना पैसा आया था, इतना हमने खर्च कर दिया और इतना बचा है, इतना वापस सरकारी खजाने में चला गया। अब ये सारे काम नहीं होते, ये तो आपको पता ही है, मगर यहाँ तो हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस करने हैं ना। नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ सरप्लस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, public expenditure should not exceed income because if the government is allowed to make more expenditure than its income, it may act carelessly in future. तो सिंपल वर्ड्स में एडम स्मिथ कहते थे कि गवर्नमेंट का खर्चा कभी भी गवर्नमेंट की आमदनी के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करेगी और आमदनी कम करेगी तो वो फ्यूचर में हमेशा केयरलेसली ही रहेगी कि भाई मेरे को तो कोई चक्कर नहीं, मैं खर्चा ज़्यादा कर सकती हूँ, आमदनी कम है फिर भी खर्चा ज़्यादा करती रहूँगी। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट्स केयरलेसली एक्ट करती हैं, इसलिए गवर्नमेंट का खर्चा कभी भी गवर्नमेंट की आमदनी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये एडम स्मिथ कहते थे। Therefore, as far as possible, public expenditure should not be allowed to exceed income. तो वो कहते थे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर प्रोफेसर श्रेयास हैं, वो क्या कहते थे, प्रोफेसर श्रेयास कहते थे also holds that canon of surplus refers to चेकिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर अगेंस्ट बीइंग मोर देन पब्लिक रेवेन्यू। वो भी यही कहते थे, चेक करो पब्लिक एक्सपेंडिचर को कि पब्लिक रेवेन्यू से ज्यादा ना हो जाए, मतलब आमदनी से ज्यादा खर्चा नहीं करना। गवर्नमेंट टू लाइक द सिटीजन शुड कीप इट्स एक्सपेंडिचर विद इन द लिमिट्स। तो जैसे आम इंसान करता है, अपनी इनकम के हिसाब से अपना खर्चा करता है, तो गवर्नमेंट को भी अपनी इनकम के हिसाब से खर्चा करना चाहिए, इनकम से ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस व्यू पॉइंट। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि जो गरीब देश हैं वो खर्चा ही नहीं करेंगे तो भाई कहाँ से उनका देश तरक्की करेगा। अकॉर्डिंग टू देम, गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज have to make more expenditure than revenue for the sake of economic development. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है उनको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। खर्चा इसलिए करना पड़ता है ताकि उनकी डेवलपमेंट हो जाए। तो अगर वही खर्चा कम करेंगे और आमदनी उनकी ज़्यादा, खर्चा कम करेंगे तो डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। देयर शुड बी एलिमेंट ऑफ इलास्टिसिटी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इलास्टिसिटी से क्या यहाँ पे मतलब है, फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इट इम्प्लॉइज दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर एज द नीड्स ऑफ टाइम शुड बी एज पॉसिबल। सिंपल वर्ड्स में जो नीड है टाइम की या सिचुएशन की, उसके हिसाब से सरकार इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। अगर ज़्यादा नीड है खर्चा करने की, कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, जलजला आ गया, कोई इमरजेंसी पड़ गई तो सरकार ज़्यादा खर्च कर ले, वरना अगर कोई इमरजेंसी नहीं पड़ी तो सरकार कम खर्च कर ले। ठीक है ना। तो नीड एंड टाइम के अकॉर्डिंग खर्च करें। नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी।
पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड एक्ट एज अ स्टिमुलेंट टू प्रोडक्टिविटी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैनन है। ये कहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करना चाहिए, स्टिमुलेट करना चाहिए प्रोडक्टिविटी को, कि जब भी सरकार का खर्चा हो तो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हैंसन, हैंसन क्या कहते थे, नो नेशन कैन अटेन हाई स्टैंडर्ड विदाउट स्टिमुलेटिंग इट्स प्रोडक्टिविटी लेवल इन प्रोडक्शन। कोई भी कंट्री अगर अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को या प्रोडक्शन लेवल को हाईली मेंटेन नहीं करेगी तो वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकती। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो अपने जो प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको काफ़ी हाई रखती है। देयरफॉर public expenditure should be made in such a way that fosters capital formation and generate employment opportunities along with increased level of productivity and employment opportunities। सिंपल वर्ड्स में ये कहते हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इस हिसाब से करना चाहिए ताकि वो फॉस्टर करे, ग्रो करे, इंक्रीज करे, किसको, कैपिटल फॉर्मेशन को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए और जनरेट करे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इस हिसाब से कि प्रोडक्टिविटी बढ़े देश की। ठीक है, तो ये ओवरऑल कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी कहता है कि सरकार का पैसा ऐसी जगह पे खर्च होना चाहिए कि इकोनॉमी के प्रोडक्टिविटी लेवल्स बढ़े। नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन पब्लिक उल्टा बोल के मैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड हेल्प इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो सरकार को इस हिसाब से खर्चा करना चाहिए कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, मतलब इक्वालिटी आए। इक्वालिटी वैसे आ तो नहीं सकती, इसको ये भी कह सकते हैं इनइक्वालिटीज कम हो। द गवर्नमेंट शुड मेक इट्स एक्सपेंडिचर इन सच अ वे सो एज टू प्रोवाइड मोर बेनिफिट टू बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन फ्री एजुकेशन, हेल्थ एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज फॉर द पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके ऊपर खर्चा करना चाहिए, उनको एजुकेशन देनी चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज देनी चाहिए, उनको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज देनी, इस हिसाब से फैसिलिटीज दे कि इनइक्वालिटीज कम हो। इनइक्वालिटीज को खत्म नहीं किया जा सकता, ये हार्ड नोन फैक्ट है, बट इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट को जो है गरीबों को फैसिलिटीज देनी चाहिए। तो ये कैनन कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरकार को जो पूअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन पर खर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। द एरियाज and the part in which public expenditure is to be made should be certain so that the development works can be carried out properly। तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी ये कहता है कि सरकार को पहले ही सर्टेनली पता होना चाहिए किस एरिया में, किस जगह पे सरकारी खर्च होना है, कहाँ पे कितना कैसे खर्च होना है, ताकि डेवलपमेंट काम को अच्छे तरीके से जो है अंजाम तक पहुंचाया जा सके। द गवर्नमेंट शुड डिटरमिन with certainty the allocation of public expenditure to various uses। तो गवर्नमेंट को डिटरमिन करना चाहिए पहले से ही सर्टेनिटी से कि यहाँ पे फलां सड़क बनेगी, इतने इतने किलोमीटर की बनेगी, इतना इतना खर्चा होगा, सर्टेनली पता होना चाहिए। अगर अनसर्टेनिटी होगी कि भाई पता नहीं कितने किलोमीटर सड़क बनानी है, पता नहीं कितना पैसा खर्च होगा, तो बेईमानी होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये कहता है कि सर्टेनली पता होना चाहिए कब, कहाँ, कितना, कैसे खर्च करना है। नेक्स्ट कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैं शुरू से बोलता हूँ। द आइटम्स एंड अमाउंट्स ऑन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज टू बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शुड बी क्लियरली डिमार्केटेड। तो वो आइटम्स या वो चीज़ें जिनके ऊपर सरकार ने खर्चा करना है, वो जगह जिसके ऊपर सरकार ने खर्चा करना है, उसको पहले से ही डिमार्क कर लेना चाहिए, पहले से ही क्लियरली लिख लेना चाहिए और सैंक्शन करवा लेना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर जो भी लोकल गवर्नमेंट है, कहाँ कहाँ पे कितना कितना किस किस चीज़ पे खर्च कर रही है, तो आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन तभी बैठेगी। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि मैंने पंजाब में फलां किलोमीटर रोड बनानी है, मगर पंजाब में वहाँ पहले से ही कोई प्रोजेक्ट लगा के बैठा है, तो फिर अब एक दूसरे का खर्चा करना है या फिर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगी तो प्रोजेक्ट तो हिंडर हो जाएंगे ना। अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन दिस रिस्पेक्ट विल अवॉइड ड्यूल एक्सपेंडिचर एट द सेम टाइम। अब एक टाइम पे जो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट है वो कह रही है मैंने 4 लेन 5 लेन सड़क बनानी है, यहाँ से 6 लेन, दूसरी तरफ वो खर्चा शुरू कर रही है और दूसरी तरफ वहीं पे ही सड़क के थोड़ी आगे जाके जो स्टेट गवर्नमेंट है या कोई लोकल गवर्नमेंट है या पंचायत है वो वहाँ स्कूल बनाने का खर्चा कर रही है। तो दोनों का कौन साइड ना हो जाए, क्या पता दोनों का पैसा वेस्ट हो रहा है, इससे तो अच्छा आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते। नेक्स्ट आ जाता है मिसलेनियस। इसमें क्या आ जाता है, Some other canons should be kept in mind while making the public expenditure। कौन से हैं? While making public expenditure, various works should be given priority according to their relative importance। तो जो भी उनकी relative importance है उसके हिसाब से उनको priority देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, फूड प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है ना। नेक्स्ट मोड ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी केप्ट इन माइंड। तो खर्चा कैसे करना है, कैश में करना है या कर्जे पे चलेगा काम, किस टाइप से क्रेडिट पे चलेगा, जो मोड ऑफ एक्सपेंडिचर है वो भी सरकार दिमाग में रखे वाइल डूइंग पब्लिक एक्सपेंडिचर।
बोथ द शॉर्ट पीरियड एज वेल एज लॉन्ग पीरियड इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी कॉम्प्रीहेंडेड। तो जब भी सरकार खर्चा कर रही है तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सबको दिमाग में लेके चले। While making public expenditure, population of the country, its area, its physical resources should be kept in mind। तो गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, मगर ये भी देखे ना कि इस खर्चे से कितनी पॉपुलेशन को असर होगा। अगर खर्चा बहुत कम कर रही है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, तो ऐसे खर्चे का क्या फ़ायदा। तो ये देखे कि इतनी पॉपुलेशन के ऊपर मैं खर्चा कर रही हूँ, कितने एरिया में कर रही हूँ और कितने फिजिकल रिसोर्सेज हैं, इन सबको दिमाग में रखे ताकि अच्छे तरीके से ये जो खर्चा है वो किया जा सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो नेक्स्ट वीडियो में, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और जो टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ज़्यादातर पब्लिक फाइनेंस में ये क्वेश्चन आ जाता है अगर आपको ये चैप्टर है तो लॉन्ग क्वेश्चन किस हिसाब से लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। आपको बस बैठ के पढ़ना है इसको और इसको नोट करना है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वजह है जिससे पब्लिक एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता जा रहा है कई कंट्रीज में, ठीक है। अ ट्रेमेंडस राइज in public expenditure has taken place in almost all countries of the world due to following reasons। following reasons की वजह से हर एक कंट्री में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कौन कौन सी वजह है? सबसे पहली वजह है वैगनर्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द फेमस जर्मन इकोनॉमिस्ट वैगनर, मेजर रीजन ऑफ द इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एस्क्राइब्ड मेनली टू द इंक्रीजिंग फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो वैगनर लॉ है वो वैगनर ने दिया है, जो कि जर्मन इकोनॉमिस्ट है। वो ये कहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो लगातार अपना खर्चा इसलिए बढ़ाती जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट के फंक्शंस, जो कामकाज हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में उन्होंने कहा कामकाज बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा। किसका कामकाज? गवर्नमेंट का कामकाज। देयर हैज बीन बोथ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव इंक्रीज इन द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। वो कहते थे कि जो गवर्नमेंट के एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हैं, दोनों के दोनों फंक्शंस बढ़ रहे हैं। अब ये क्या होता है? एक्सटेंसिव इंक्रीज implies that government has to perform several new functions of various types। एक्सटेंसिव फंक्शन में वो फंक्शन आ जाते हैं जो सरकार नए नए काम करने शुरू कर रही है। ऑन द अदर हैंड intensive increase implies that even conventional functions have to be performed more efficiently and on larger scale। जो सरकार नए नए काम कर रही है वो तो एक्सटेंसिव इंक्रीज इन फंक्शंस आ गया। इंटेंसिव इंक्रीज का मतलब यहाँ पे जो काम सरकार पहले से कर रही थी, रोड्स बनाने का, डैम बनाने का, उसको भी काफी गहराई से एफिशिएंटली करना पड़ता है ताकि देश की तरक्की हो। तो सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट के काम बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट आ जाता है वाइजमैन पिकॉक्स लॉ। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू वाइजमैन एंड पिकॉक, ये बंदों के नाम है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स टेंड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज ओवर टाइम। वो कहते हैं जो सरकारी खर्चा है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता भी रहता है और गिरता भी रहता है। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एट्रीब्यूटेड टू सडन डिस्टर्बेंसेज इन द इकोनॉमी। और अगर मतलब इकोनॉमी में कोई भी सडन डिस्टर्बेंस आती है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए गवर्नमेंट का खर्चा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। Owing to social and political disturbances, the government expenditure exceeds the revenue collected through taxes। कभी कभी सोशल डिस्टर्बेंस या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से गवर्नमेंट को खर्चा ज्यादा करना पड़ जाता है आमदनी से। वो कौन कहता था? वाइजमैन पिकॉक। इन दिस वे एक्सपेंडिचर गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स लेवल। इसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो अपने लेवल से कई गुना बढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस आ गई है। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, इसको डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी कहा जाता है, जिसके अंडर सरकार ज्यादा खर्चा कर लेती है क्योंकि डिस्टर्बेंस फैली है, अप्स एंड डाउन्स आए हैं। अब ड्यू टू दिस इफेक्ट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बियर ग्रेटर बर्डन ऑफ टैक्सेशन। तो जब जब सरकार का खर्चा ज्यादा हो जाता है और सरकार की आमदनी कम रह जाती है, तब सरकार क्या करती है? वो खर्चा निकालने के लिए या तो कर्जा लेगी या टैक्स बढ़ाएगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट है टैक्स वाला, ठीक है, कि टैक्स का बर्डन आम इंसान पे पड़ता है क्योंकि जब भी सरकार खर्चा करेगी तो आम इंसान की जेब में से ही टैक्स निकलेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। आपको पता है पॉपुलेशन ज्यादा है तो खर्चा तो ज्यादा करना पड़ेगा और ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, पूरे वर्ल्ड में ही पॉपुलेशन बढ़ रही है। राइजिंग पॉपुलेशन कॉल्स फॉर ग्रेटर पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड सिविक एमिनिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज एंड लाइक। तो मतलब जब भी सरकार ज़्यादा खर्चा करती है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोलने पड़ते हैं, ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने पड़ते हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है, तो सरकार का खर्चा ज़्यादा होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर explaining
द राइज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर ओवर द टाइम। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार का काफ़ी खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए सरकार को भी खर्चा ज़्यादा ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये तो आपको पता है आजकल वेलफेयर स्टेट का ज़माना है, तो जितनी ज़्यादा वेलफेयर स्टेट्स होंगी उतने ज़्यादा वेलफेयर फंक्शंस प्रोवाइड करेंगी, और जितने ज़्यादा वेलफेयर फंक्शंस होंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा गवर्नमेंट का। एवरी गवर्नमेंट इज़ मेकिंग अटेम्प्ट्स टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि वो ज़्यादा खर्चा करे और एक वेलफेयर स्टेट बने। In such states, the government does not merely have to maintain law and order, but also have to arrange various types of social facilities. तो सरकार को ज़रूरी नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करना है, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ साथ कई फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ती हैं विच हैव रिजल्टेड इन अ ग्रेट इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। और उन फैसिलिटीज़ की वजह से सरकारी खर्च पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अ वेलफेयर स्टेट हैज़ टू स्पेंड a lot on collective goods like parks, bridges, roads, free education, free medical facilities, etc. etc. तो जो भी वेलफेयर स्टेट्स होती हैं उनको वेलफेयर फंक्शंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं अपने सिटीजन्स को, लाइक एजुकेशन प्रोवाइड करना, पार्क प्रोवाइड करना, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस एंड काफ़ी ज़्यादा फ्री बीज वगैरह देने पड़ते हैं। इस वजह से सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन सोशल सिक्योरिटीज़। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड टू प्रोवाइड टू द वर्कर्स एंड अदर रेजिडेंट्स सोशल सिक्योरिटीज़। तकरीबन हर एक कंट्री, डेवलप कंट्रीज़ तो सोशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती ही करती हैं, मगर आजकल तकरीबन हर एक कंट्रीज़ ने अपने जो वर्कर्स हैं, जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सोशल सिक्योरिटीज़ देनी शुरू कर दी हैं, लाइक सोशल इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड स्कीम और कंपनसेशन फॉर इंजरी, कोई काम करते हुए इंजरी होगी उसके पैसे, पेंशन्स वगैरह देनी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देनी या मैटरनिटी बेनिफिट्स देने। दिस टू हैज़ कॉज्ड इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जब अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को इतनी सारी फैसिलिटीज़ देगी, सोशल सिक्योरिटीज़ वगैरह देगी, तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल देनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राइज इन द प्राइस लेवल। जब भी प्राइजेस बढ़ते हैं तो जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं वो भी तो महंगे हो जाएंगे ना, जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल के रेट बढ़ेंगे, ठीक है ना। इन्फ्लेशन हैज़ ऑल्सो कॉज्ड राइज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। जब भी इन्फ्लेशन होती है उसकी वजह से भी गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है। owing to price rise, the government has had to pay more dearness allowance to its employees besides revising their salaries periodically। एक तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, महंगाई हो जाती है तो जो भी अपने वर्कर्स हैं, जो भी अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको डियरनेस अलाउंस देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो पीरियडिकली उनकी तनख्वाहें भी रिवाइज करनी पड़ती हैं, नहीं तो वो हड़ताल पे बैठ जाएंगे, मुजाहरा करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। द एक्सपेंडिचर ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो गॉन अप। तो सरकार को दो तरीके से नुकसान होता है महंगाई का। एक तो सरकार के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी महंगे हो जाते हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। दूसरी तरफ से जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ती है, तो इससे भी गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड नेशनलाइजेशन। Extension of public sector had constantly been taking place in various countries for some time now. इसमें यह बताया कि लगातार सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नए नए डिपार्टमेंट लगातार आते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। स्पेशली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक टेलीग्राफ, रेलवेज, रोड्स एंड रेडियोज एट्सेट्रा। तो सरकार को जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करानी पड़ती हैं, नई नई चीज़ें, जो नई नई सर्विसेज प्रोवाइड करानी पड़ती हैं, लाइक टेलीग्राफ्स, रेलवेज, रोड्स, रेडियो वगैरह। ये सारी चीज़ें अगर सरकार प्रोवाइड कराएगी तो सरकार का खर्चा तो होगा ही होगा। अपार्ट फ्रॉम इट, कीपिंग इन व्यू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सेवरल बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, केमिकल, रेलवेज, एविएशन एट्सेट्रा हैव हैड बीन नेशनलाइज्ड। तो कई कंट्रीज़ में ये जो सारी कंपनीज़ हैं, केमिकल्स, रेलवेज, एविएशन, वो सारी नेशनलाइज कर दी गई, गवर्नमेंट के अंडर कर दी गई, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इनको मेंटेन करने में काफ़ी खर्चा आता है। मगर आजकल तो प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इरेलीवेंट है, क्योंकि सोशलाइजेशन या सोशलिज्म के बारे में ये फोकस करता है। एज अ रिजल्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अगर किसी भी कंट्री में कई चीज़ें नेशनलाइज हो जाएंगी, तो नेशनलाइज होना मतलब सरकार उनको कब्जे में कर लेती है और प्राइवेट सेक्टर का जितना पैसा बनता है उनको दे के कह देती है अब ये मेरा है, चलो भाई तुम साइड हो जाओ। तो जब भी सरकार नए नए डिपार्टमेंट खोलती है, एग्जिस्टिंग को नेशनलाइज करती है, तो सरकार के खर्चे अपने आप ही बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट एंड हेल्प टू प्राइवेट सेक्टर। द गवर्नमेंट हैज़ टू एनकरेज एंड फाइनेंशियली असिस्ट द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को भी तो एनकरेज करना है ना,
और उसको असिस्ट हेल्प वगैरह भी करनी है सब्सिडी देके। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ हेल्प टू खादी इंडस्ट्रीज, हैंडलूम इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट वगैरह करती है सरकार। तो ये जो एग्रीकल्चर के स्पेलिंग है ये मेरे उल्ट पुल्ट हो गए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को भी सब्सिडी वगैरह देती है, ठीक है, तो उस पर भी सरकार का पैसा खर्च हो जाता है। दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जब भी सरकार प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए सब्सिडी देगी उसमें भी सरकार का काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो जब भी सरकार प्लान करती है, प्लानिंग के लिए सरकार ने डिपार्टमेंट खोला हुआ है, जैसे इंडिया में नीति आयोग है, कहीं और जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है, प्लानिंग अथॉरिटीज़, वो भी प्लान करती हैं। प्लान करने में भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। In the modern age, it has been natural to initiate planning programs. तो मॉडर्न एज में क्या होता है, प्लानिंग प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया जाता है, मतलब आगे लाया जाता है, लिंक्ड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी कंट्री। हर एक कंट्री क्या करती है, प्लान करके अपने कंट्री को डेवलप करने की कोशिश करती है, अपने कंट्री के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करवाती है प्लानिंग से। In order to achieve this objective, government of all developing countries have launched economic planning. तो अब सारे के सारे कंट्रीज़ में आजकल एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, वो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम बताता रहता है कि आने वाले 3 सालों में ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये प्रोजेक्ट लगा लो, वो प्रोजेक्ट लगा लो। इसलिए गवर्नमेंट को प्लानिंग डिपार्टमेंट भी खोलना पड़ता है और जितने भी जो देश की तरक्की के काम है वो प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके करने पड़ते हैं। दीज प्लान्स हैव रिजल्टेड इन लॉट ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जब भी ये प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले कोई प्लान बनाते हैं, जैसे इंडिया में नीति आयोग है, ये प्लान बनाती है, तो उसमें भी सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड लार्ज फंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू अचीव ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट को इनके प्लान के हिसाब से खर्चा करना पड़ता है। खर्चा किस पे करना पड़ता है, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, R&D पे, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ताकि ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। सरकार का खर्चा लगातार इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि डिफेंस का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो डिफेंस हैज़ बीन ईटिंग अ बिग चंक ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आपको पता है कि डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। In order to prevent war, the easiest acknowledged way is to make oneself strong. अगर हमने किसी कंट्री से वॉर को अवॉइड करना है तो सबसे आसान तरीका यह है कि अपनी जो आर्मी है उसको इतना स्ट्रांग बना दो कि दूसरा खुद ही पंगा ना ले, ठीक है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट हैज बीन इंडल्जिंग इन incurring huge expenditure on acquiring and manufacturing arms and ammunitions of sophisticated nature. इस सर्कमस्टांसेस में कि अगर आपने मतलब वॉर को अवॉइड करना है तो अपनी जो आर्मी है, जो अपना डिफेंस है, उसको स्ट्रांग करो। इस चक्कर में हर एक कंट्री लगा हुआ है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीदने या बनाने या फिर उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने। तो इस चक्कर में सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Over time, standard of living of the masses has generally tended to rise. Over the period of time, पिछले 10-15 सालों में जो standard of living है वो लोगों के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। As a result, expectations of the people from government has also increased and government has been forced to make more expenditure than ever before on public welfare. लोगों के पिछले 10-20 सालों में जो रहन सहन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो काफ़ी बढ़ गया है। अब गवर्नमेंट क्या करते हैं, मतलब लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और सरकार को उस एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। और अगर सरकार खर्चा नहीं करेगी तो अगली बार चेंज कर देंगे, किसी और पार्टी के लिए आएंगे। इस डर के मारे सरकार मोबाइल भी बांटती है इंडिया में गरीबों को, कुछ तो लैपटॉप बांट रहे हैं, कुछ साइकिल बांट रहे हैं। तो ऐसे गरीबों को लालच दे दे के बहुत खर्चा कर रहे हैं सरकार का। नेक्स्ट, civil administration. Government has employed a large number of civil officials and servants to deal with its administration. सरकार ने इतने ज़्यादा लोग भर्ती किए हुए अपनी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, क्योंकि सरकार को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है और अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना है। इसके चक्कर में गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल्स एंड सर्वेंट्स, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, उनको एम्प्लॉय करना पड़ता है। इट इंक्रीजेज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसकी वजह से सरकार को उनको तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, जिसमें सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी वजह से भी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। कैसे? फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस like WHO, World Health Organization, ILO, International Labour Organization, United Nations Organization, etc.
टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस गवर्नमेंट्स। कैसे? ऑल्सो it is incumbent of governments to have their embassies in the foreign countries to maintain diplomatic relations। ये एक पॉइंट है, ठीक है। जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि फलां हेल्थ के लिए अच्छी करो, वो किसी भी कंट्री में जाती हैं और वहाँ देखती हैं अगर ऐसा नहीं है तो गवर्नमेंट को वो करना पड़ता है, तो उस पर खर्चा हो जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मिनिमम इतनी तनख्वाह दो, ऐसे करो वैसे करो, उसमें भी जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको उतनी तनख्वाहें थोड़ी बहुत प्रोवाइड करानी पड़ती हैं, उसमें भी खर्चा हो जाता है। यूनाइटेड नेशन जैसे हर जगह जाता है और कहता है कि भाई ये फलां प्रोजेक्ट लगाओ ना लगाओ, जैसे जैसे होगा उसके ऊपर भी सरकार का खर्चा हो जाता है। जैसे ये इंटरनेशनल लेवल की बातें चल रही हैं तो हर एक कंट्री को किसी और कंट्री में एम्बेसी बनानी पड़ती है या डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए एम्बेसी खोलनी पड़ती है, उसके ऊपर भी सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। After World War II, all newly independent countries have adopted democracy as their way of life। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तकरीबन सारी कंट्रीज़ ने, अब सारी कंट्रीज़ ने इसमें आ जाती, वो नॉर्थ अमेरिका वाला नहीं आता जो किम जोंग है, और वो ये जो अरब कंट्रीज़ हैं यहाँ पे भी अभी वही चल रहा है ना, राजे महाराजे, ठीक है ना। इनको छोड़ के हर एक कंट्रीज़ ने ज़्यादातर डेमोक्रेसी जो है वो अपना एक नॉर्मल एक क्राइटेरिया रख लिया हुआ है। इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन, इंडिया भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर पीरियोडिक इलेक्शन इन द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, लोकल इंस्टीट्यूशंस, पंचायत एट्सेट्रा। तो जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ टाइम टू टाइम क्या होता है? इलेक्शन। होल्डिंग ऑफ दीज स्टैट्यूटरी एंड बाय इलेक्शंस इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो ये इलेक्शंस करवाने भी तो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं, तो इलेक्शन कराना भी कोई सस्ता काम नहीं है। ऑब्लाइजिंग द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर। तो ये टाइम टू टाइम जो इलेक्शन करवाना है ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, ये भी कोई सस्ता सौदा नहीं है। तो जितने भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी सरकार काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती है। तो डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है तो टाइम टू टाइम इलेक्शन करने हैं, जिसके ऊपर काफ़ी खर्चा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग विलेजेस से निकल के शहरों में सेटल होते हैं। द एक्सटेंट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो अर्बनाइजेशन है वो तो बढ़ ही रही थी, मगर जो उसकी स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब लोगों ने विलेजेस से निकल के शहरों में आने की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एज सच द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज़। तो जो अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट को अर्बन एरियाज़ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि मेंटेन करना है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। ओइंग टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड अ lot on the means of transport, buildings, electricity, supply, educational institutions, hospitals and other facilities। तो जैसे ये अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से फैल रही है उसके पीछे सरकार को उन शहरी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अब आपको पता है जो शहर बनाए हुए थे वो तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख के लिए बनाए थे, उसमें 50-50 लाख लोग आगे रहने के लिए तो सरकार को तो ज़्यादा खर्चा करना ही पड़ेगा ना, इतना भीड़ भड़ाका हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। In India, 75% of the population lives in 75% of country's population lives in more than 5 lakh villages। तो बेसिकली बताया हुआ कि जो 75% जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर जो हमारे 5 लाख विलेजेस हैं उनमें रहती है। टू रिमूव पॉवर्टी, ओपन एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड डिजीज, government has to launch various programs या variety of developmental programs involving huge expenditure। तो अगर villages में से poverty निकालनी है, unemployment निकालनी है, open unemployment as well as disguised unemployment, illiteracy को ख़त्म करना है, बीमारियों को ख़त्म करना है, गवर्नमेंट को बड़े लेवल पे प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये भी एक पॉइंट था सरकार का काफ़ी खर्चा होने के पीछे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर और टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सरकारी खर्चा होता है उसके असर क्या पड़ते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंट हेडिंग्स में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हेडिंग आ जाती है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, कि जब भी सरकार खर्चा करती है तो प्रोडक्शन के ऊपर क्या असर पड़ता है। जिस हिसाब से ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना है मैंने हूबहू उसी तरीके से लिखा हुआ है, आप पॉज कर करके साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रोडक्शन पे क्या असर है ये डिस्कस करेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर टेंड्स टू अफेक्ट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉलोइंग वेज। जो सरकारी खर्चा है वो प्रोडक्शन को फॉलोइंग तरीके से असर डालता है। क्या क्या तरीके? पहला, कैपेसिटी टू वर्क एंड सेव। मैंने डिफरेंट हेडिंग्स बनाई हुई हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कैपेसिटी टू वर्क एंड सेव टेंड्स टू राइज।
जब भी सरकार खर्चा करती है तो लोगों की जो काम करने की कैपेसिटी है और जो सेविंग करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। कैसे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैसिलिटीज स्टिमुलेटिंग द कैपेसिटी टू वर्क ऑफ द पीपल। तो जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो कई टाइप के सोशल एंड इकोनॉमिक जो है फैसिलिटीज देती है लोगों को, जिसकी वजह से लोगों का काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो बिजली प्रोवाइड कर रही है तो हम रात में भी काम कर सकते हैं। समझ गए बात? इंक्रीज्ड कैपेसिटी एम्प्लॉइज इंक्रीज एफिशिएंसी एंड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे हमारे काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है, हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं। इससे क्या होता है? हमारा लेवल ऑफ इनकम एंड सेविंग्स टेंड्स टू राइज, फैसिलिटेटिंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड एडिंग टू द पेस ऑफ ग्रोथ। तो जब हमारी काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है, हम ज़्यादा काम करते हैं, हमारी इनकम बढ़ती है, सेविंग्स बढ़ती है, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ जाती है। सेकंड, ये तो था कैपेसिटी टू वर्क एंड सेव। सेकंड पॉइंट आ जाता है डिजायर टू वर्क एंड सेव। तो इसमें क्या लिखा है मैंने? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इंड्यूसेस पब्लिक्स विल टू वर्क एंड सेव। जब भी गवर्नमेंट खर्चा करती है तो लोगों की जो विलिंगनेस है, जो इच्छा है, डिजायर है, वो भी बढ़ जाती है। क्या करने की? काम करने की और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की और उससे सेविंग ज्यादा करने की। एज अ रिजल्ट देयर इनकम एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग राइज। तो इसीलिए देखा गया है कि जो इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डेवलप कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी सरकारें बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर मेक्स द इकोनॉमी बैलेंस्ड बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द इनकम रिसोर्सेज फ्रॉम अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज टू प्रोडक्टिव वंस। दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट का खर्चा क्या होता है? गवर्नमेंट का खर्चा बैलेंस बना के रखता है। कैसे? रीडिस्ट्रीब्यूट करता है इनकम रिसोर्सेज को, अनप्रोडक्टिव खर्चे नहीं करके प्रोडक्टिव खर्चे करके, वो अनप्रोडक्टिव ना करते हुए और प्रोडक्टिव करते हुए, या अनप्रोडक्टिव से पैसा निकाल के अनप्रोडक्टिव चीज़ों को टैक्सेस लगा के और प्रोडक्टिव के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करके सरकार बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है। जैसे अमीरों पे टैक्स लगा लिया, उनके पास फालतू पैसा, तो वही पैसे गरीबों की एजुकेशन पे, खाने पीने पे और एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह पे खर्च कर दिए। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रोडक्शन इनडायरेक्टली। पब्लिक जो सरकार का खर्चा वो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को कैसे असर डालता है वो मैंने लिखा हुआ है। थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर मार्केट्स आर एक्सपेंडेड, प्राइवेट सेक्टर असिस्टेड एंड प्राइवेट सेक्टर इज असिस्टेड फाइनेंशियली। बेसिकली मार्केट्स, यहाँ पे मैंने एंड लिखना था, मैं एंड लिखना यहाँ भूल गया, यहाँ पे मैं एंड लिख लेता हूँ। तो जब भी सरकार खर्चा करती है तो मार्केट्स एक्सपैंड करती हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को लोन्स वगैरह मिल जाते हैं सरकार से। एज सच प्रॉफिट्स इंक्रीज, तो उनके क्या होते हैं? प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर मेक्स मोर प्रोडक्शन, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? उससे प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि उसको सरकारी बैंकों से या सरकार से काफ़ी सब्सिडीज़ या लोन सस्ते रेट पे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे उनको सस्ती ज़मीनें भी मिल सकती हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन, नेक्स्ट लाइन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज फॉर बाइंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सरकार है वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो चीज़ें बनाती है वो खरीदती है और अपने एम्पोरियम्स वगैरह में, आपने सुना होगा यूपी हैंडलूम, फलां हैंडलूम, फलां खादी की दुकान, उस पर जो सरकार जो सामान बेचती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ही सरकार ने, या कॉटेज इंडस्ट्री से ही सरकार ने खरीदा होता है। इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन इन दीज इंडस्ट्रीज। तो छोटी छोटी कंपनियां जो सामान खरीद बनाती हैं उनसे सरकार खरीद के अपने जो है एग्जीबिशंस एंड शोज में बेचती है, आपको पता ही है। दीज इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, ये लेबर इंटेंसिव होती हैं और सो देयर डेवलपमेंट इंक्रीजेज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है ताकि ये डेवलप हो, और जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उनकी उतनी ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोडक्शन के बाद, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे असर डालती है पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर इफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉलोइंग वे। तो सरकार का खर्चा जो इनइक्वालिटीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको भी सही करने में कैसे हेल्प करता है और किस तरीके से काम करता है? इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है रीजनल इनइक्वालिटी। कुछ रीजन्स पिछड़े हुए हैं और कुछ रीजन्स काफ़ी एडवांस्ड हैं। जैसे आप देखोगे कैपिटल रीजन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, वहाँ पे कई फैक्ट्रीज भी खुली हुई हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चल रही है। मगर कई विलेजेस में चले जाओ तो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ अफ्रीका में आगे के इतनी ज़्यादा बैकवर्डनेस है। ठीक है, इन द कैपिटलिस्ट कंट्रीज two methods can be adopted for removing the regional inequalities by the way of public expenditure। जो भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं इसमें दो तरीके से रीजनल इनइक्वालिटीज को दूर किया जा सकता है। वो कौन से दो तरीके? ए,
गवर्नमेंट शुड मेक मोर एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पीपल ऑफ दोज एरियाज। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, जहाँ बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा डैम्स बनाए, प्रोजेक्ट्स लगाए, ताकि कंपनीज आके वहाँ पे सेटल करें, ताकि वहाँ के लोगों को जॉब्स मिले और उनकी इनकम्स बढ़े। देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल गो अप टू गेट क्लोज टू द लिविंग स्टैंडर्ड्स इन द डेवलप्ड एरियाज। तो जब उन लोगों को भी जॉब्स मिलेंगी, उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो वो लोगों का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो डेवलप्ड एरियाज हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बराबर आ सकता है। सेकेंड पॉइंट बी, द गवर्नमेंट शुड रेंडर फाइनेंशियल हेल्प टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होगा, जो भी बैकवर्ड एरियाज में छोटी छोटी कंपनियां, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो फैमिली लेबर यूज़ करती हैं। जैसे कोई छोटा मोटा शो पीस बनाने वाली कंपनियां होगी, कोई रस्सी बनाने वाली होगी, या फिर कोई मंजे बनाने वाली, टोकरियां बनाने वाली कंपनियां, उनको सरकार को फाइनेंशियल हेल्प, लोन्स वगैरह देने चाहिए। Owing to it, income of the people employed in these industries will increase। अगर सरकार उनकी हेल्प करेगी, सस्ते में लोन देगी, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। Besides, the government can increase the real wages of the people getting low salaries by giving them by giving them dearness allowance, traveling allowance, low priced हाउसेज एंड अदर फैसिलिटीज़। और सरकार और भी कई काम कर सकती है जिससे इनकी जो रियल वेजेस है उनको इंक्रीज करे, ठीक है ना। जो लो सैलरीड क्लास लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सरकार डीएनएस अलाउंस दे दे, या फिर उनको रहने को घर दे दे, या फिर उनको अदर फैसिलिटीज़, ट्रैवलिंग अलाउंस, इंश्योरेंस वगैरह कुछ ना कुछ दे दे, जिससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाए। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट का खर्चा। तो फर्स्ट पॉइंट तो था रीजनल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो फायदे हैं उनको भी तो डिवाइड करना है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज डेवलप इन द कंट्री। जो सरकार ने खर्चा किया है आज़ादी के बाद, उससे क्या है, नई नई सरकारी कंपनियां आई, ठीक है। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दीज इंडस्ट्रीज आर पेड हायर वेजेस। तो जो जो सरकारी कंपनियों में लोग काम करते थे उनको सरकार ज़्यादा तनख्वाह देती थी। दे गेट सम अदर फैसिलिटीज़ ऑल्सो बेटर देन अदर्स। तो उनको, जो सरकारी कंपनियों में लोग जॉब करते थे, उनको अच्छी तनख्वाहें मिलती थी एज कम्पेयर टू द पीपल वर्किंग इन अदर सेक्टर्स या फिर अदर कंपनीज, ठीक है। फॉलोइंग द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड हायर वेजेस एंड अदर फैसिलिटीज टू द वर्कर्स। इस चीज़ को प्राइवेट सेक्टर ने भी फॉलो किया, और जो जो फैसिलिटीज़ सरकारी कंपनियों में दिया करते थे सरकार, वही अपनी कंपनियों में भी देने लग गए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर चाहता था कि उसके पास अच्छा एम्प्लॉय आए, एफिशिएंट एम्प्लॉय आए और काम करे, ठीक है। इंक्रीज इन द वर्कर्स वेज विल लीड टू रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इससे क्या हुआ, सरकार को देखो देखी प्राइवेट सेक्टर ने भी अच्छी तनख्वाहें देनी शुरू कर दी। इससे क्या हुआ, वर्कर्स के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ है वो कम होगी, और वर्कर्स का रहन सहन बढ़ गया, और जो इंटर पर्सनल इनइक्वालिटीज़ थी उसको कम करने में काफ़ी मदद मिली। नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू द वीकर सेक्शंस, डायरेक्टली कि जो सरकार खर्चा करे वीकर सेक्शंस के ऊपर करे। इन द गवर्नमेंट if the government makes public expenditure on social services like education, medical care, unemployment allowance, labor welfare, etc., after collecting resources by the way of taxes from rich class, it will result in increase in the real income of the poor people, thus tilting the distribution further in their favor। अगर सरकार खर्चा करे गरीबों की एजुकेशन के ऊपर, मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के ऊपर और लेबर वेलफेयर के ऊपर, और ये खर्चा कहाँ से आएगा, जो सरकार अमीरों से टैक्स लगा के इकट्ठा करती है पैसा, वो खर्चा करे, तो इससे क्या है, गरीब की काफ़ी हेल्प हो जाएगी, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से बेटर कर सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से सरकार गरीबों पे खर्चा करके इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर सकती है। फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है इंक्रीज इन द एबिलिटी टू वर्क ऑफ द पुअर। सरकार अपना खर्चा करे इस हिसाब से कि जो गरीब है उसकी काम करने की एबिलिटी बढ़ जाए। कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू वर्क ऑफ द पुअर विद द हेल्प ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कि सरकारी खर्च से जो गरीब है उसके काम करने की क्षमता, कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड इन टू वेज। सबसे पहले उसकी डायरेक्ट हेल्प की जाए। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड डायरेक्ट हेल्प टू द पुअर इन द फॉर्म ऑफ कैश, कमोडिटीज एंड सर्विसेज। तो गरीब को डायरेक्टली हेल्प कर सकता है, उसे डायरेक्टली कैश दे सकता है, उसे डायरेक्टली सस्ते रेट पे रॉ मटेरियल वगैरह दे सकते हैं, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। दूसरा, इनडायरेक्ट हेल्प उसकी कैसे कर सकते हैं? द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड लोन्स
टू द पुअर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सरकार क्या करेगी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को गरीब को लोन दे देगी। इट कैन प्रोवाइड देम फूड एट फेयर प्राइस, उनको सस्ते में खाना दे दे, ठीक है। इट कैन प्रोवाइड मोर सोशल सर्विसेज टू देम, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सर्विसेज, वेलफेयर सर्विसेज दे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज। तो उससे क्या होगा, जो गरीब लोग हैं उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और वो ज़्यादा काम करेंगे तो फिर गरीब ना रहें। विद द राइज इन देयर इनकम लेवल देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इम्प्रूव। तो अगर उनको ये सारी फैसिलिटीज सरकार देने लगी तो उनकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिससे वो गरीब नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। कंजम्पशन पे क्या असर होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स द कंजम्पशन एज वेल। जो सरकार खर्चा करती है वो कंजम्पशन को भी तो असर डालेगा ना। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस द प्राइसेस ऑफ सब्सिडाइज्ड कमोडिटीज विद अ व्यू टू स्टिमुलेट द कंजम्पशन। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट खर्चा करती है और सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। जिन चीज़ों के ऊपर सरकार सब्सिडीज प्रोवाइड करती है उनके प्राइजेस कम हो जाते हैं, और जब प्राइजेस गिर जाते हैं तो उनकी कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। सिमिलरली, बाय गिविंग देम हायर dearness allowances and more wages, their consumption pattern can be increased। अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को dearness allowance और ज़्यादा कई अलाउंस वगैरह देगी, उससे क्या होगा, सरकार का खर्च ही है ना एक टाइप का अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस देना। तो जितने ज़्यादा अलाउंस देगी, dearness अलाउंस देगी या कोई और टाइप के अलाउंसेस देगी, या महंगाई का भत्ता इसे हिंदी में कहते हैं, तो वो देगी तो वर्कर्स के पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो उनकी कंजम्पशन इस तरीके से भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? साइक्लिकल चेंजेस कंटिन्यू टू टेक प्लेस इन फ्री मार्केट इकॉनमी। आपको पता है फ्री मार्केट इकॉनमी जो डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। दीज चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स। इन फ्लक्चुएशंस को ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल्स भी कहा जा सकता है। एज अ रिजल्ट द इकॉनमी पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ डिप्रेशन एंड बूम। तो इकॉनमी लगातार अप्स एंड डाउन से गुजरती रहती है। अप्स को आपको पता है बूम कहते हैं, इकॉनमी गिरती है उसे रिसेशन, लोएस्ट पे पहुंचती है उसे डिप्रेशन, फिर से बढ़ जाती है उसे रिकवरी। पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द फॉलोइंग वे। पब्लिक एक्सपेंडिचर से हम फॉलोइंग तरीके से स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। किस तरीके से? पहला, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिप्रेशन। ये तो सबको पता है, केन्स ने कहा था भाई इकोनॉमी में डिप्रेशन आए तो सरकार को ही खर्चा करना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग डिप्रेशन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज फॉल रैपिडली। जब भी डिप्रेशन आता है तो इकोनॉमी में डिमांड खत्म हो जाती है, तो प्राइसेस बहुत गिर जाते हैं। देयर इज फॉल इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन भी गिर जाती है और एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाती है। बोथ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स बिकम पेसिमिस्टिक। जो कंज्यूमर्स हैं वो भी पेसिमिज्म से सफ़र करते हैं। पेसिमिज्म होती है निराशावादी, मतलब नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। फॉर बियर ऑफ अ फॉल इन डिमांड प्रोड्यूसर्स टेंड टू स्लैश देयर प्रोडक्शन लेवल। क्योंकि प्रोड्यूसर को लगता है आगे आने वाले टाइम में उनका सामान नहीं बिकेगा, तो वो नया सामान बनाना, प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं। On the side, the consumers hoping for further fall in price suspend their existing consumption needs। और कंज्यूमर को लगता है अभी और प्राइस गिरेगा, और प्राइस गिरेगा, वो खरीदते नहीं, वो कहते हैं और सस्ता होता है तो खरीदते हैं। तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू फॉल इन प्रोडक्शन। क्योंकि जब कोई खरीदेगा ही नहीं सामान तो बनेगा क्यों? जब बनेगा ही नहीं तो फिर फर्दर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? इन दिस सिचुएशन पीपल हैव टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन फर्दर। तो जब उनको जॉब्स ही नहीं मिल रही, उनके पल्ले पैसे ही नहीं है, तो फिर और ज़्यादा कंजम्पशन गिर जाएगी। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन विल फर्दर फॉल। जब वो डिमांड ही नहीं कर रहे तो फिर बनाएंगे क्यों प्रोड्यूसर्स? इससे विशियस सर्कल ऑफ लो डिमांड, लो प्रोडक्शन एंड लो एम्प्लॉयमेंट ऑपरेट करेंगे। लो डिमांड होगी तो लो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ही कम होगा तो जॉब्स भी कम होंगी, ठीक है ना। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर सरकार रिसेशन या डिप्रेशन के टाइम पे बल्क में खर्चा करे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, खर्चा करके पब्लिक वर्क्स के ऊपर खर्चा करे, रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, लगातार कुछ ना कुछ करते रहे, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे पहुंचते रहे और लोग डिमांड करते रहे, ठीक है, तो उससे इकॉनमी चलना शुरू हो जाती है। अकॉर्डिंग टू केन्स, in the state of depression, government should make all out increase in the public expenditure। सरकार को अपना खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। It can be done in following two ways। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। First, compensatory expenditure। तो सरकार क्या करे? This type of expenditure includes those spendings which the government makes on public works so as to increase the employment and total demand। तो सरकार अपना खर्चा करे कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर पे। कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो सरकार खर्चा करती है पब्लिक वर्क के ऊपर, रोड्स बना देगी, डैम्स बना देगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी ताकि जॉब क्रिएशन हो। दूसरा पॉइंट आ जाता है पंप प्राइमिंग एक्सपेंडिचर। ये पंप प्राइमिंग 2 मार्क्स में अलग से भी आ सकता है। ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड इन्वेस्टमेंट काफ़ी लो हो जाती है, ये मैंने पहले भी बताया। इफ़ इन्वेस्टमेंट इज मेड इन पब्लिक सेक्टर
इट विल प्रॉम्प्ट प्राइवेट सेक्टर एज वेल। अगर पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर पे भी अपने आप ही इन्वेस्टमेंट एनकरेज होगी। जैसे सरकार क्या करती है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रोड्स बना देती है, बिजली पानी की फैसिलिटी दे देती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देती है, तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनियां भी आके सेटल होना शुरू हो जाती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर दस मेड इज कॉल्ड पंप प्राइमिंग एक्सपेंडिचर। वो पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो सरकारी खर्चा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करे, उसको पंप प्राइमिंग कहते हैं। ठीक है। When the government makes a little expenditure during the depression, it increases the national income through various channels of the public as well as private sector. तो जब भी सरकार डिप्रेशन के टाइम पे थोड़ा खर्चा करती है तो पैसा सर्कुलेशन में ज़्यादा आ जाता है, तो पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, वो अल्टीमेटली तो इन सर्कुलेशन लोगों के बीच में आना ना। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार रोड बना रही है तो एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दे रही है, ठेकेदार को दे रही है, तो उनकी जेबों में गई, वो मार्केट से जाके सामान खरीदेंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी एनकरेज होगा। तो ऐसे जो है एनकरेजमेंट करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ करती रहे। फिर आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इन्फ्लेशन। ये तो था डिप्रेशन के टाइम पे या प्राइस जब गिरे होते हैं, तो इन्फ्लेशन या बूम टाइम पे सरकार को किस टाइप से खर्चा करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी हेल्पफुल इन कर्बिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो। इन्फ्लेशन को भी, हाई प्राइजेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है सरकारी खर्च से। कैसे? इन दिस सिचुएशन टू काइंड्स ऑफ चेंजेस शुड बी मेड इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकारी खर्च में दो काइंड्स ऑफ चेंजेस करने चाहिए। कौन कौन से? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। आपको पता है कोई भी चीज़ महंगी क्यों होती है? क्योंकि उसकी सप्लाई कम होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। सरकार को खर्चा करना चाहिए जिससे प्रोडक्शन बढ़े। इट विल प्रमोट प्रोडक्टिव वर्क्स, इससे प्रोडक्टिव काम बढ़ेंगे। ठीक है। प्रोडक्शन विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स कंटेनिंग द प्राइस राइज। तो वो क्या करेगी? सरकार का खर्च प्रोडक्शन पे अगर होगा तो सप्लाई को वो बढ़ा देगा, और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस को कंटेन कर लेती है, रोक लेती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन कंजम्पशन। अब आपको पता है सरकार भी तो एक अच्छी कंजम्पशन करती है ना, मार्केट से सामान खरीदती है सरकार भी तो। ठीक है ना। तो सरकार को अपनी कंजम्पशन को कम कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में पहले से चीज़ों की कमी है, तभी तो महंगाई हो रही है। In a state of price rise, the government should also reduce its consumption expenditure. In other words, the surplus budget should be prepared. तो सरकार को कम पैसे खर्च करने चाहिए इकोनॉमी में, और आमदनी का सोर्सेज ज़्यादा करना चाहिए, जिससे सरप्लस बजट रहे और इकोनॉमी में कम पैसे जाएं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। इट इज़ स्टडीड सेपरेटली फॉर द डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप कंट्रीज। तो इसको मैंने डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इन डेवलप कंट्रीज। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट को कैसे असर डालता है डेवलप कंट्रीज में, ये चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द डेवलप कंट्रीज इज ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड। केन्स कहते थे कि अगर डेवलप कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं है या एम्प्लॉयमेंट कम है या अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, तो उसकी क्या वजह है? इफेक्टिव डिमांड की कमी होना। इफेक्टिव डिमांड कम होगी तो उसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट कम होगी। ठीक है। या अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। In these countries, increased public expenditure for promoting employment is of great significance. तो ऐसी कंट्रीज में सरकार को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, और सरकार का खर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जॉब्स क्रिएशन के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिमेन्स डॉर्मेंट एंड इट इज़ essential टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जब भी डिप्रेशन आता है या अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डॉर्मेंट हो जाती है, सूख जाती है, मर जाती है, एक टाइप की सुन्न हो जाती है, बेहोश हो जाती है, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए, ख़त्म हो जाती है एक टाइप की। तो ऐसे टाइम पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी होती है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द पब्लिक वर्क्स, दैट इज construction of roads, canals, hospitals, schools, parks, etc. encourage the private investment as well by generating एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड इफेक्टिव डिमांड। तो सरकार क्या करे? पब्लिक वर्क्स के ऊपर खर्चा करे, जैसे रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पार्क्स बनाए। इससे क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी एनकरेज होगी, जिसकी वजह से इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इफेक्टिव डिमांड पहले से बढ़ जाएगा। एडिशनल पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी कंटिन्यूड अंटिल द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिकम्स नॉर्मल। सरकार को तब तक फालतू का खर्चा करना चाहिए केन्स के हिसाब से जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ नहीं जाती। ठीक है। जितनी पहले हो रही थी तकरीबन उतनी नॉर्मल ना हो जाए, तब तक करते रहो।
Public expenditure on public works leads to many times more increase in the income under multiplier effect. तो केन्स ने मल्टीप्लायर इफेक्ट दिया था, और मल्टीप्लायर इफेक्ट कहता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो कहते थे कि जब भी सरकार खर्चा करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी इकोनॉमी में, तो उसकी मार्केट में जो इनकम है वो कई गुना बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, इट प्रमोट्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड हेंस एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, सेविंग भी बढ़ेगी, फर्दर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। अब दूसरे कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इन अंडर डेवलप कंट्रीज। अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या असर होता है ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेवलप कंट्रीज के सिस्टम टोटली डिफरेंट होते हैं और अंडर डेवलप कंट्रीज के सिस्टम टोटली डिफरेंट होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अंडर डेवलप कंट्रीज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डेवलप कंट्रीज। तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज की प्रॉब्लम है वो डेवलप कंट्रीज से टोटली डिफरेंट है। इन डेवलप कंट्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज शॉर्ट लिव्ड एंड अराइजेज ड्यू टू ट्रेड साइकिल्स। तो जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स या ट्रेड साइकिल्स या बिजनेस साइकिल की वजह से आती है। इट कैन बी रिमूव्ड बाय रेमेडीज सजेस्टेड बाय केन्स। जो केन्स ने जो रेमेडीज या फिर सलाह दी है, सजेशंस दी है, उसको फॉलो करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। बट इन अंडर डेवलप कंट्रीज प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफ डिफरेंट नेचर। तो अंडर डेवलप कंट्रीज में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है डेवलप कंट्रीज से। हेयर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर फाउंड, दैट इज साइक्लिकल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, साइक्लिकल के कुछ टाइम के लिए आपको जॉब है, अदर टाइम के लिए आपको जॉब ही नहीं है, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है जितने बंदे चाहिए उससे ज़्यादा लगे हुए हैं। जैसे जॉइंट फैमिली में दुकान या खेत होता है तो जहाँ 4 बंदे काम करने थे सारे के सारे घुसे होते हैं। ठीक है ना, तो वो भी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। टू रिमूव दीज पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी हेल्पफुल इन द फॉलोइंग वे। तो सबसे पहला हेडिंग मैंने बनाई है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू दैट अनएम्प्लॉयमेंट विच अराइजेस ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे कि अंडर डेवलप कंट्रीज मोस्टली एक्सपोर्ट देयर रॉ मटेरियल। अंडर डेवलप कंट्रीज के पास खुद के तो फैक्ट्रियां होती नहीं है, तो वो सारा रॉ मटेरियल बाहर भेजती है। व्हेन ड्यू टू डिप्रेशन in foreign countries demand for raw material falls, then underdeveloped countries too have to bear the brunt of depression and suffer unemployment। अगर सारा वो अपना माल बाहर भेज देती हैं और बाहर वाली कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज हैं वो इनसे रॉ मटेरियल खरीद के अपनी फैक्ट्रियों में सामान बनाती हैं, मगर अगर उन्हीं डेवलप कंट्रीज में रिसेशन या डिप्रेशन आ गया तो इनकी डिमांड तो खत्म हो जाएगी। तो इनकी डिमांड खत्म होगी तो इनके जॉब लॉसेज हो जाएंगे। समझ गए ना बात। In order to remove this unemployment, if the government increases the public expenditure, it will not have beneficial effect on employment। तो in order to remove this unemployment, अगर इस unemployment को remove करना है, अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है then it will not be beneficial। अगर सरकार अपना खर्चा बढ़ा भी देती है तो इस टाइप की सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा बिकॉज बोल बोल के गला बैठ गया। बिकॉज increase in public expenditure will no doubt increase in income of the people and they would spend it either on imported goods और ऑन डोमेस्टिक गुड्स। अगर सरकार खर्चा करती है उससे जो भी पैसा आएगा वो पैसा या तो वो इम्पोर्टेड गुड्स खरीद लेंगे या डोमेस्टिक गुड्स खरीद लेंगे। देयर विल बी नो इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट्स। अगर जो लोग हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर खर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे घर में तो सारी चीज़ें बनती नहीं है तो पैसा तो सारा बाहर चला जाएगा। समझ गए ना बात। द मनी स्पेंट ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स will result in the rise in internal prices instead of increasing the output and employment। तो जब भी सरकार खर्चा करेगी और लोगों की जेब में पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स यूज करेंगे और डोमेस्टिक यूज करेंगे। इंपोर्टेड गुड्स की वजह से सारा जो पैसा है वो बाहर चला जाएगा, और डोमेस्टिक गुड्स यूज करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कंस्ट्रेंट होते हैं, आपको पता है अंडर डेवलप कंट्रीज में, तो उसके प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। It is also because in underdeveloped countries production capacity is always limited। क्योंकि underdeveloped countries में supply constraint होते हैं और उनकी production capacity limited होती है। It is not capable of meeting the rising demand for goods and services। तो अचानक से जो डिमांड बढ़ी है उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उसको उतना ज़्यादा माल नहीं बना पाएगी कि जितनी डिमांड बढ़ी है उसको सेटिस्फाई किया जा सके। एज सच, तो इससे क्या होता है, एज सच इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें जो गवर्नमेंट है उसका मेन मकसद क्या होना चाहिए, मॉडर्नाइज करे, नई नई फैक्ट्रियाँ खोले, डाइवर्सिफिकेशन करे इकोनॉमी की। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड
इन द सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, नई इंडस्ट्रीज खोले ताकि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हम ही यूज करके अपनी इकोनॉमी को आगे चला सकें। इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर शुड बी एनकरेज्ड एंड फार्म सेक्टर शुड बी डेवलप्ड। तो सरकार को क्या करना चाहिए, नई नई इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी सब्सिडी दे ताकि वो फैक्ट्रियां जो बाहर खुलती थी, जो हमारा रॉ मटेरियल लेके जाती थी, वही फैक्ट्रियां यहाँ पे खोले ताकि हमारे पैसे ही हमारे यहाँ सर्कुलेट होते रहे ना। द इफेक्ट ऑफ इट will be that cyclical unemployment in foreign countries due to the depression will have no effect on the employment in the underdeveloped countries। तो अगर फॉरेन कंट्री में कोई भी डिप्रेशन आता है या अनएम्प्लॉयमेंट आता है, उसके ऊपर हमारी कंट्री के ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम सारा रॉ मटेरियल बाहर भेजें और बाहर से फिनिश गुड फिर हम खाएं, इससे अच्छा अपने घर में खुद ही ना कंपनियां खोल लें, ठीक है ना। तो ये तो था साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का तरीका। दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का क्या तरीका है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये काफी ज्यादा मेन प्रॉब्लम है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर या विलेजेस में होता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है जितने बंदे चाहिए काम करने के लिए उससे ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। दिस इम्प्लॉइज दैट मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मान लो ज्वाइंट फैमिली है, एक खेत में 4 बंदे काम कर सकते हैं, मगर वो सारी सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है तो किसी को मना नहीं ना कर सकते। तो 20 बंदे लगे हुए हैं तो 20 हिस्से होंगे, तो पर हिस्सा तो कम ही आया ना बंदे के पास। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट इज एसेंशियल टू स्टिमुलेट कैपिटल फॉर्मेशन सो दैट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज एनहेंस्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड एग्रीकल्चर टू एब्जॉर्ब द स्टैगरिंग नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन द फार्म एज वेल एज फर्म्स। तो बेसिकली सरकार को ज़्यादा खर्चा करना चाहिए और कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट करे, विलेजेस में जाके नई नई फैक्ट्रीज खोले। तो जो फालतू बंदे जो कम काम कर रहे हैं या ना के बराबर काम कर रहे हैं वो उन फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए जिसकी वजह से जो है और ज़्यादा काम एफिशिएंट बढ़ जाए, या फिर पर वर्कर जो है काम काफ़ी ज़्यादा और अच्छा हो जाए। तो सरकार को कई काम करने चाहिए इस तरीके से कि हर एक बंदे की प्रोडक्टिविटी बढ़े, फर्म और फार्म दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का असर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या पड़ता है। इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सबको पता है, सरकार खर्चा करेगी तो डेवलपमेंट तो होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस as a result of which, along with the increase in real per capita income, there is reduction in inequality, poverty, illiteracy and diseases। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्वांटिटेटिव चेंज तो आता ही आता है, जो कि पर कैपिटा इनकम, रियल इनकम, नेशनल इनकम जो भी है इनमें पर क्वांटिटेटिव इंक्रीज तो आता ही आता है, मगर क्वालिटेटिव चेंज भी आता है। जैसे इनइक्वालिटीज कम होती हैं, पॉवर्टी कम होती है, इलिटरेसी कम होती है और डिजीजेस वगैरह कम होते हैं। इन अदर वर्ड्स देयर इज इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइजेस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब भी होती है तो लोगों के जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो बढ़ जाती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाते हैं। दस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्वांटिटेटिव इंक्रीज तो आता ही आता है और क्वालिटेटिव इंक्रीज में वेलफेयर भी आता है। अब आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे असर डालता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन ऑल्सो प्रूव हेल्पफुल इन एक्सेलेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें जो है सरकारी खर्च करके जो देश की तरक्की की जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो बढ़ाई जा सकती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्टेडी रेट ऑफ ग्रोथ इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज, public expenditure can be helpful in maintaining the adequate amount of investment and consumption expenditure so that the full employment rate of the economic development is steadily maintained। तो सरकार को खर्चा इस हिसाब से करना चाहिए कि सरकार फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को एब्जॉर्ब करे, जो अनएम्प्लॉयड जो रिसोर्सेज है उनको एब्जॉर्ब करे ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन किया जा सके। इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट the development in underdeveloped countries, public expenditure plays a crucial role। underdeveloped countries में तो सरकारी खर्च का और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। public expenditure facilitates social overheads। सरकार खर्च करती है और उससे सोशल ओवरहेड्स क्रिएट होते हैं। सोशल ओवरहेड्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एटसेट्रा। डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इज दस असिस्टेड। इससे क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो उससे प्राइवेट इंडस्ट्रीज आएंगी, उससे एग्रीकल्चर अच्छा होगा और कंपनियां खुलेंगी, ठीक है ना। रिसर्च एंड न्यू इन्वेंशंस आर मेड ड्यू टू विच मार्केट एक्सपैंड। तो जब सरकार खर्चा करेगी तो R&D एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी जिससे मार्केट फर्दर एक्सपैंड कर सकती है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा
इफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज मेड थ्रू फॉरेन कैपिटल इट मे प्रूव टू बी मोर इफेक्टिव। अगर सरकार और ज़्यादा खर्चा करे या FDI आए या बाहर से हमें फॉरेन एड मिली है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, या सरकार ने फॉरेन डेट लिया कहीं से, पैसा बाहर से लेके फिर डेवलपमेंट के लिए खर्चा कर रही है, तो उसका भी काफ़ी पॉजिटिव रोल रहता है। बट इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट इन केस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर is made on unproductive works, it will only result in price hike. तो अगर सरकार ऐसी जगह पे खर्चा करे जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो उससे मार्केट में सिर्फ क्या कहते हैं, प्राइजेस बढ़ेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस राइज का काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो सरकार को हमेशा प्रोडक्टिव जगह पे पैसा खर्च करना चाहिए, जिससे अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा आ भी रहा है तो फिर भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ तो बढ़ रही हैं। अगर अनप्रोडक्टिव पे खर्चा करने लगी तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और महंगाई आ जाएगी, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी थी मगर ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना बहुत ज़रूरी था। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।